आइए क्वेश्चन नंबर 2.15 देखते हैं। कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटानों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है? तो देखिए, हमको दूरी दे दिया है, यानी डेल्टा एक्स दे दिया है, और डेल्टा वी हमसे पूछ रहा है वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता, यानी डेल्टा वी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, फार्मूला हमको पता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 ये हमको पता है। या इसी को डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपान 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसलिए m इंटू डेल्टा वी। अब देखिए, वेग में अनिश्चितता, इसलिए वेग को डेल्टा वी लिखा है, m को डेल्टा m नहीं लिखा है। अब देखिए, डेल्टा वी इधर बचेगा, ये पूरा चला जाएगा नीचे, तो डेल्टा वी इक्वल टू एच अपान 4 डेल्टा एक्स इंटू एम। तो डेल्टा वी इक्वल टू आ जाएगा, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, बार बार आ रहा है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपान 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदला तो 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया, इंटू यम की वैल्यू फोटान है। देखिए, तो फोटान का द्रव्यमान हमने पीछे पढ़ा था कि 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। जब आपको क्वेश्चन नीट में आएगा तो वो फोटान का द्रव्यमान देगा। यहाँ देखिए, यही इस हिसाब से रखा है कि आपको याद है। तो ये सॉल्व करने पे डेल्टा वी आ जाएगा हमारा 0.579 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2.16 देखते हैं। कह रहा है एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा गति 45 मीटर प्रति सेकंड है। यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता हो तो इस स्थिति में अनिश्चितता की गणना कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर 2% यथार्थता मतलब एक्यूरेसी, यानी 2% एकदम सही नापा जा सकता। यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जाए, मतलब इसमें 2% गड़बड़ी हो सकती है नापने में। तो यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है, यानी इसमें 2% की गड़बड़ी हो सकती है, यानी अनिश्चितता हमारी 2% है। तो भाई देखिए, कह रहा है कि गति में 2% की अनिश्चितता है, अर्थात 45 मीटर पर सेकंड है, तो इसका 2% निकाल लें तो 45 गुणे 2% का मतलब प्रत्येक 100 में तो बटे 100 कर दिया, तो ये आ गया 0.9 मीटर पर सेकंड। तो इतनी अनिश्चितता है। अब देखिए, समीकरण 2.23 का उपयोग करके जो पीछे हमने पढ़ा था, तो समीकरण 2.23 क्या है? डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4 m। यहाँ पर देखिए, v लिखना भूल गया है, थोड़ा त्रुटि हो गई है, यहाँ भी v लिखिए v। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4 यह उसी प्रकार है जैसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 था। तो ये डेल्टा एक्स जब इधर केवल बचेगा, और ये हमारा होता है एम इंटू वी। अगर इसमें मास में अनिश्चितता होगी तो डेल्टा एम लिख देंगे, अगर वेग में अनिश्चितता होगी तो डेल्टा वी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब डेल्टा एक्स लिखा जाएगा तो एच अपान 4 और ये p की जगह एम वी लिख सकते हैं, तो एम इंटू वी हो जाएगा। तो एम वी भूल गया है लिखना, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो
एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻³ हो गया। जूल इंटू सेकेंड अपान 4 है तो 4 लिख दिया। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू यम हमारा मास है 40 ग्राम, इसको मीटर किलोग्राम में 40 ग्राम इंटू 10⁻³ तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। देखिए 31 लिख दिया है। देखिए इंग्लिश वाली बुक में सही लिखा है, यहाँ भी डेल्टा भी लिखा है और यहाँ पर 10⁻³ लिखा है। हिंदी वाले में गलत लिखा है, यहाँ पे भी भूल गया, यहाँ पर 31 कर दिया है 3 की जगह, क्योंकि 40 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा हो जाएगा और v की जगह यहाँ पर 0.9 हो गया जो हमने निकाला है डेल्टा v। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 33 आएगा मीटर। देखिए यहाँ पर सही लिखा है इंग्लिश वाली में, इसलिए इंग्लिश बुक को देखना जरूरी है, हिंदी में कहीं कहीं गलत लिखा है। तो अब यहाँ पर देखिए जो प्रारूपी परमाणु नाभिक के व्यास का लगभग 10⁻18वां भाग है, जैसा पहले बताया जा चुका है, बड़े कणों के लिए अनिश्चितता सिद्धांत परिशुद्ध मापन की कोई अर्थपूर्ण सीमा निर्धारित नहीं करता। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए लिखा है दिस इज नियरली 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ ए टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस। टिपिकल मतलब जो प्रारूपी हम जिसको मानते हैं, तो वो नाभिक जो है 10⁻⁻15 के आसपास होता है, तो -15 से ये देखिए 18 गुना ज़्यादा बड़ा है। 18 और 15 जोड़ेंगे तो 33। तो वही कह रहा है कि 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ ए टिपिकल नाभिक। जो प्रारूपी नाभिक जो हम वास्तविक नाभिक मानते हैं उससे ये 10⁻18 गुना बड़ा है एटॉमिक न्यूक्लियस, टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस से। एज मेंशन्ड अर्लियर फॉर लार्ज पार्टिकल्स, जैसा कि हम बड़े पार्टिकल को मेंशन कर रहे हैं। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेट्स नो मीनिंगफुल लिमिट टू द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। तो ये कह रहा है कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किसी मेजरमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं रखता है, मतलब मीनिंग फुल लिमिट, मतलब कोई निश्चित उसका लिमिट नहीं है कि इसके लिए लागू होगा, इसके लिए लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा था, मापा जा सकता तो स्थिति में अनिश्चितता की गणना कीजिए। तो ये हमने स्थिति में अनिश्चितता 10⁻−33 होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना निकाल लिया और यहाँ पर ये 1 नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बोर मॉडल की विफलता के कारण, मतलब बोर मॉडल को आगे चलकर अमान्य क्यों कर दिया गया। अब बोर मॉडल की विफलता के कारण को आप समझ सकते हैं। बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण के रूप में नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं किया गया। तो बोर मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं करता। इस पथ को, क्योंकि हमने अनिश्चितता का सिद्धांत जो पढ़ा उसमें तरंग और कण दोनों की प्रकृति बताई गई, जबकि बोर में तरंग प्रकृति नहीं बताई जा रही। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण का कोई विचार नहीं किया गया इस मॉडल में। इस पथ को पूरी तरह तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग दोनों एक साथ ज्ञात हो। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है।
तो हम बोर मॉडल में जो दिया गया है, तो जो निश्चित वृत्ताकार पथ दिए गए, कह रहा है नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ माना जाता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण माना गया। तो निश्चित कोई चीज, बोर मॉडल निश्चित कह रहा है जबकि हाइजेनबर्ग अनिश्चित कह रहा है। तो ये कह रहा है कि स्थिति और वेग एक साथ जब निश्चित नहीं हो सकते तो निश्चित कक्षाओं में गति की बात कैसे की जाएगी। तो वही कह रहा है कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसमें स्थिति और वेग को दोनों को एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें साफ कह रहा है कि निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। तो कोई चीज निश्चित है बोर में और हाइजेनबर्ग में अनिश्चित है, तो इसलिए बोर मॉडल को बाद में विफल कर दिया गया। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल न केवल द्रव्य के दोहरे व्यवहार की अनदेखी करता है, बल्कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत भी है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो उसमें कक्षा को निश्चित कर दिया गया तो वेग और स्थिति दोनों की अनिश्चितता के बारे में बता ही नहीं रहा। तो जब दो अनिश्चित, इसलिए हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की अनदेखी कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा बोर मॉडल। इस प्रकार की सहज कमजोरियों के कारण बोर मॉडल को अन्य परमाणुओं पर लागू नहीं किया जा सका। अतः परमाणु संरचना के बारे में ऐसे विचारों की आवश्यकता थी जिनसे प्राप्त परमाणु मॉडल द्रव्य के तरंग और कण वाले दोहरे व्यवहार और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप हो, ऐसा मॉडल हमको चाहिए था। तो ऐसा क्वांटम यांत्रिकी के उद्गम द्वारा संभव हुआ। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुई, क्वांटम यांत्रिकी, तब जाके ऐसी स्थिति पैदा हुई। तो अब हम लोग परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पढ़ेंगे, यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसको देखते हैं। जैसा पूर्व खंड में बतलाया गया है, न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर विकसित चिर सम्मत यांत्रिकी यानी प्राचीन काल में जो क्लासिकल मैकेनिक्स दी गई द्वारा स्थूल पदार्थों यानी बहुत बड़े, जैसे गिरते हुए पत्थर, चक्कर लगाते हुए ग्रहों आदि, जिनका व्यवहार कण जैसा होता है, की गति का सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है चिर सम्मत यांत्रिकी में यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में। किंतु जब इसे अति सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, अणुओं और परमाणुओं पर लागू किया जाता है तो यह विफल हो जाता है। तब यह विफल हो जाता है न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर विकसित चिर सम्मत यांत्रिकी द्वारा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा हम पत्थर, चक्कर लगाते हुए ग्रहों मतलब स्थूल पदार्थों, बड़े पदार्थों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब छोटे पदार्थों जैसे इलेक्ट्रॉन, अणुओं, परमाणु पर लागू किया जाता है तो यह विफल हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि चिर सम्मत यांत्रिकी द्रव्य रूप में अवपरमाणु कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना तथा अनिश्चितता नियम की उपेक्षा करती है। तो कहने का मतलब चिर सम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, ये हमारी द्रव्य के दोहरे व्यवहार यानी तरंग और कण दोनों तरह के व्यवहार करे, इस बात की व्याख्या नहीं करती, यानी अनिश्चितता नियम की अवहेलना करती है। इसलिए छोटे पदार्थों का ये वर्णन के बारे में अध्ययन हम लोग नहीं कर पाते क्लासिकल मैकेनिक्स में। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो द्रव्य यानी पदार्थ जो है उसके दोहरे व्यवहार यानी कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों को ध्यान में रख करके हमने आगे क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी नामक भौतिक विज्ञान की शाखा का आगे
शाखा उत्पन्न हुई। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती हैं। तो इसमें तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाने वाली वस्तुओं की हम लोग अध्ययन करेंगे। यह ऐसी वस्तुओं की गति के नियमों को निश्चित करती है जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल वस्तुओं यानी बड़ी वस्तुओं जिनके लिए तरंग गुण अति न्यून होते हैं, जैसी बात है कि जितना बड़ी होगी उसमें तरंग गुण उतने कम होंगे, जितना छोटी होगी उसमें तरंग गुण उतने ज्यादा होंगे, पर लागू किया जाता है तब चिर सम्मत यांत्रिकी के परिणामों जैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जब हम बड़ी वस्तुओं पर लागू करते हैं तो जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, चिर सम्मत मैकेनिक्स है, मतलब पुरानी भौतिकी है, वो हमारी लागू हो जाती है यहाँ पर, जिसमें न्यूटन के नियमों की व्याख्या की गई है। सन 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर द्वारा अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया गया। यहाँ पर हम श्रोडिंगर द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिकी पर ही चर्चा करेंगे जो तरंगों की गति के विचारों पर आधारित। तो हम केवल श्रोडिंगर क्वांटम यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग की अब नहीं पढ़ेंगे, उनका केवल अनिश्चितता सिद्धांत इस किताब में पढ़ा जाएगा। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस पर ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए तो कम, IIT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए उन्हें सन 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यह समीकरण जो दे ब्रोगली द्वारा बताए गए पदार्थ के कण और तरंग वाले दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखता है, काफी जटिल है। तो दी ब्रोगली द्वारा जो दोहरे व्यवहार की बात की गई, पदार्थ की कण और तरंग का दोहरा व्यवहार, उससे मिलता जुलता है और उसके व्यवहार को ध्यान में रख के बनाया गया है और काफी जटिल है। ध्यान दीजिए, डिफिकल्ट भी है, कठिन भी है। इसका हल करने के लिए उच्च गणित का परिपक्व ज्ञान होना आवश्यक है। इस समीकरण को विभिन्न निकायों पर लागू करने के बाद प्राप्त हलों के बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग MSc में, BSc में वहाँ पढ़ेंगे। अभी हमको बेसिक चीज़ बताई गई है, क्योंकि उसके लिए मैथ बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ऐसे निकाय यानी सिस्टम जैसे एक परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती के लिए श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। निकाय का मतलब होता है कोई सिस्टम जिसके बारे में बात करना है। तो जैसे हमने ले लिया परमाणु या अणु, तो यही हमारा एक निकाय हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ध्यान दीजिए, उसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित ना हो, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन इस प्रकार लिखा जाएगा जैसा नीचे लिखा है। एच काई बराबर ई काई, ये जो ऐसे साइन बना है इसको काई बोलते हैं। जहाँ एच एक गणितीय संकारक ऑपरेटर है जिसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। इसको ध्यान दीजिए, जो एच है इसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। यही ऑपरेट करेगा कि कोई चीज़ कैसे ऑपरेट होगी। कुल ऊर्जा के व्यंजक से इस संकारक को कैसे लिखा जा सकता है? किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसके अपरमाणविक कणों, मतलब उसमें परमाणु में जो छोटे कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वही कह रहा है कि अपरमाणविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण
विभव से संबंधित है। इस समीकरण के हल से ई तथा काई के मान प्राप्त होते हैं। तो वही कह रहा है कि कुल ऊर्जा का जो व्यंजक है, तो कुल ऊर्जा के व्यंजक से इस संकारक यानी जो ऑपरेटर है उसको कैसे लिखा जा सकता है। तो वही बता रहा है कि किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसके अपरमाणुक यानी छोटे जो कण है जैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण विभव से संबंधित है। तो जो गतिज ऊर्जा है, जैसे नाभिक में धनायन होता है, धन चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज होते हैं, तो धन और ऋण आपस में आकर्षित करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। एक तरफ प्लस चार्ज, एक तरफ माइनस चार्ज। जैसे बैटरी में प्लस टर्मिनल होता है, माइनस टर्मिनल, तो उसमें विभवांतर होता है, तभी तार जोड़ने पे धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलने लगता है। तो उसी को कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक बीच में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर गति करेगा, तो नाभिक धनात्मक हो गया, उसके दूर पर कुछ दूरी पर ऋणात्मक हो गया। तो जैसे बैटरी में विभवांतर होता है वैसे हमारे अणु में भी या परमाणु में भी विभवांतर हो गया। तो वही कह रहा है कि कणों की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण विभव से संबंधित है। इस समीकरण के हल से ई तथा काई के मान प्राप्त होते हैं। तो इस समीकरण को अगर हम हल कर लेंगे तो ई तथा काई के मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण। जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है तब उससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फल यानी काई प्राप्त होते हैं। ये काई हमारा तरंग फलन है, इसको ध्यान दीजिए, मतलब वेव फंक्शन, हिंदी में अंग्रेजी में वेव फंक्शन बोले। ये क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उनके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करेंगे तब तरंग फलन काई हमको प्राप्त होगा। इन्हें तीन क्वांटम संख्याओं, मुख्य क्वांटम संख्या n जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, तथा दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब देखिए ये चीज़ें पता नहीं पीछे आई नहीं है, अभी हमको केवल मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ने में आई थी। अगर आगे आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी ये पीछे आया ही नहीं, इसको देखते हैं। अभी यहाँ बताएंगे तो डिटेल में 1 घंटा लगेगा, टाइम बहुत चला जाएगा। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा निर्दिष्ट होता है ये जो श्रोडिंगर समीकरण है, इसका तरंग फलन, जो श्रोडिंगर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होती है। तो ये जो तीनों हमारी क्वांटम संख्याएं हैं, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का नेचुरल तरीके से कैलकुलेशन किया जाए तो हमको प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी देता है। तरंग फलन जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है, ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है, हमने बताया था कि मान लीजिए न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो जो कक्षा होगी उसी को उसका ऊर्जा स्तर बोल देंगे। तो अब देखते हैं, तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। ऐसी बात है, गणितीय फलन ने पीछे भी बता दिया कि बहुत अच्छा गणित जानने वाला ही कर सकता है।
इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है, गणितीय फलन है, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन के समान जाति मतलब उसी तरह का अर्थ के हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिट कहते हैं। ये सारा देखिए अंडरलाइन करने लायक है। तो वही कह रहा है कि हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को यानी वेव फंक्शन को परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिट कहते हैं। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉनी निकाय यानी एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम कहलाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनी निकाय कहलाते हैं। एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रक्रिया उस बिंदु पर मॉड ऑफ काई स्क्वायर के समानुपाती है। तो एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब पाए जाने की संभावना उस बिंदु पर मॉड ऑफ काई स्क्वायर मतलब उसका जो जैसे 10 kg लिखें तो kg हमारा मात्रक है, 10 हमारा परिमाण है, तो परिमाण के लिए मॉड लगा दिया, तो परिमाण के काई के परिमाण के स्क्वायर के समानुपाती है। पाए जाने की संभावना इलेक्ट्रॉन के। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रागुक्ति यानी प्रेडिक्ट करते हैं। वही कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रेडिक्ट करते हैं यानी व्याख्या करते हैं एक तरह से। इसके अतिरिक्त यह उन कुछ परिघटनाओं की भी व्याख्या करता है जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकी। तो कुछ ऐसी परिघटनाएं हैं जिनकी व्याख्या कर देता है जो बोर मॉडल ने स्पष्ट नहीं किया है। श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं पर लागू करने पर प्रायः कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। तो अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं पर लागू करेंगे यानी ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हैं तो उनमें काफ़ी कठिनाई आती है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ यानी एग्जैक्ट मतलब सही हल नहीं दिया जा सकता था। इस कठिनाई को सन्निकटन विधि से उपयोग द्वारा दूर किया गया कि मतलब उसे के नज़दीक हम आंसर मान लेंगे जो आएगा। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इसको ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर से गणना जब की गई तो जो अन्य परमाणुओं के कक्षक हैं ये पता चला कि वो हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। इनके मुख्य भिन्नता नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होती है। इनमें जो मुख्य भिन्नता होती है वो नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होती है। फलतः कक्षक कुछ छोटे हो जाते हैं जिससे क्या होता है जो ऑर्बिट होते हैं वो कुछ छोटे हो जाते हैं। आप आगे के उपखंडों 2.6.4 तथा 2.6.5 में पढ़ेंगे कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जाएं n और l क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती हैं। तो n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या जो अभी हमने पीछे देखा। तो वही कह रहा है कि हम आगे इसको पढ़ेंगे, अभी घबराइए मत। जबकि हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा केवल n क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है,
इसलिए। तो अब एन, एल और एम जो मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, और यह मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इनके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, तब और अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो आगे पढ़ने से पहले हम श्रोडिंगर के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इरविन श्रोडिंगर ऑस्ट्रिया के भौतिकी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1910 में सैद्धांतिक भौतिकी में वियना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्लांक के कहने पर सन 1927 में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्लांक के बाद कार्यभार संभाला। सन 1933 में हिटलर और नाजी की नीतियों के विरोध करने के कारण बर्लिन छोड़कर सन 1936 में वापस ऑस्ट्रिया लौट गए। ऑस्ट्रिया पर जर्मनी के आक्रमण के बाद जब उन्हें आचार्य के पद से हटा दिया गया, तब वे आयरलैंड यानी डबलिन चले गए, जहां वे 17 साल तक रहे। सन 1933 में उन्हें पीएम डिराक के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण, अब इसके बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।